नमस्कार मित्रों। तो आज का जो ये सेशन है वो अभ्यास से रिलेटेड है, प्रैक्टिस से रिलेटेड है। आपने अभी तक इंडियन पॉलिटी में कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक सीखा है, इसको अगर आपको मेजरमेंट करना है, मापना है, मेजर करना है कि आपके क्या नॉलेज है, तो इन प्रश्नों से आप देख सकते हैं। आपको पता ही होगा कि अभ्यास करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभ्यास के लिए अगर हम बात करें तो चलते हैं इस क्लास में और इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन कि संविधान के अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को निम्न बात के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। पहला नंबर स्टेटमेंट है, पहचान के लिए उसके अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर लेना। ठीक है, बिल्कुल ये सही है। आप आर्टिकल 20 का सीधा अर्थ ये है, अगर मैं 20 की अगर बात करूं तो आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव देकर उससे उसका जुल्म कबूल नहीं करवा सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्टेटमेंट जो एक है बिल्कुल सही है। न्यायालय के भीतर या बाहर मौखिक बयान लेना। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि न्यायालय के भीतर या बाहर मौखिक बयान लेना, अपनी मर्जी से वो बयान दे सकता है। ठीक है, अपनी मर्जी से न्यायालय के भीतर अपनी मर्जी से वो बयान दे सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपके पास गलत हो गया। तो संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को निम्न बात के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और या न्यायालय के भीतर हो या बाहर मौखिक बयान भी अगर लेना है तो दबाव देकर नहीं, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। सॉरी उसके लिए, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो अकॉर्डिंग टू आपके पास आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों बिल्कुल इसका स्टेटमेंट जो वो सही है। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 20 है क्या। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जब हम 20 की बात करते हैं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। देखिए 20 है क्या, देखो आर्टिकल 20 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, आपको पता होगा, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार। ठीक है, और इस मूल अधिकार की जब हम बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल 20 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, आपके पास 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1, आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 2, आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 3। ठीक है, याद रखिएगा 20 में का क्लोज नंबर 1 में क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है कि जुल्म करते समय, ठीक है, अगर कोई आप क्राइम कर रहे हैं या कोई क्राइम किए हैं, मान लीजिए कि आज के जो तारीख है या फिर आप 2007 में अगर कोई क्राइम किए हो और अभी तक उसका मुकदमा चल रहा हो, 2007 की मैं बात कर रहा हूं, और उस समय मान लीजिए कि किसी क्राइम, जैसे मान लीजिए कि सिर किसी का फोड़ दिया, ब्लड उसका निकल गया और उसका सजा था मात्र और मात्र उस समय 7 वर्ष की सजा थी। और मान लीजिए कि आज 2026 में इस केस का फाइनल हो रहा है और आज के समय में जो हमारे भारतीय दंड संहिता है उसमें लिख दिया गया कि भाई किसी को आप मारकर या पीटकर सिर अगर फोड़ते हैं, ब्लड निकलने लगता है, तो आज के समय में इसकी जो सजा है वो कितना है? 10 वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा, उस अपराधी को, जो अपराधी सिद्ध हुआ है, उसे 10 वर्ष का सजा नहीं मिलेगा, बल्कि उसे कितना वर्ष का सजा मिलेगा? 7 वर्ष का। इसका सीधा मतलब क्या होता है कि जिस समय आपने क्राइम किया था और देश में जो कानून मौजूद था उसको उसी कानून के द्वारा सजा दिया जाएगा, भले ही वो कानून में बदलाव किया गया। जैसे पहले 7 वर्ष था, मैंने एक इमेजिंग किया कि 2007 में सिर फोड़ने का किसी का ब्लड निकल गया तो 7 वर्ष की सजा यदि आप अपराधी घोषित हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 2026 का, तो आज के समय में भारतीय दंड संहिता बोल रहा है कि यदि आप किसी का सिर मारकर फोड़ते हैं, ब्लड निकल जाता है, तो उसकी सजा अगर साबित हो जाए तो आपको 10 वर्ष का सजा मिलेगा। लेकिन आर्टिकल 21 ये कहता है कि अपराधी ने जिस वर्ष क्राइम किया था, ठीक है, और उस समय देश में जो कानून मौजूद था, भले ही आज वो कानून के द्वारा सजा बढ़ा दिया गया हो, लेकिन उस अपराधी को सजा उसी कानून के द्वारा मिलेगा जो कानून उस समय उपलब्ध था। ठीक है, तो ये पॉइंट दिया गया। आर्टिकल 20 का 2 क्लोज नंबर या आर्टिकल 20 का भाग 2 या ख बोल सकते हैं, ब बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति, मतलब ये जो आपके पास है, एक ही क्राइम के लिए दोहरे दंड से मुक्ति, आप उसके लिए दोबारा दंड नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप छोटे बच्चे हैं, ऐसे मान लीजिए कि आपने कोई क्राइम किया और आपको कोर्ट ने सजा दे दिया, लेकिन
फिर से उसी क्राइम के लिए दोबारा आपको कोर्ट सजा देना चाहे तो ऐसा नहीं है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक ही क्राइम के लिए, एक ही अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दिया जाएगा। जैसे हमारे देश में एक फिल्म बना था और उस फिल्म का नाम था अंधा कानून। उसमें अमिताभ बच्चन जी को 20 साल का सजा दे दिया जाता है, इसलिए कि किसी विलेन का या वे नाम का व्यक्ति की हत्या कर दिया जाता है। मर्डर केस में उनको 20 साल का सजा काट ली। जब अमिताभ बच्चन कहाँ जेल से बाहर आते हैं तो उसमें यह देख लिया जाता है कि भाई वो आदमी तो जिंदा है जिसकी वो सजा काट के आया, फिर से अमिताभ बच्चन उसको मार देता है। ठीक है, लेकिन जब उसको कोर्ट पकड़ता है, पुलिस के द्वारा उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो कहता है कि जी मैं उसी व्यक्ति को मारा हूं जिसकी सजा मैं काट चुका हूं। तो कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर जाती है। मतलब सेम क्राइम के लिए आपको सजा नहीं दिया जाएगा। दोहरे दंड से मुक्ति बोलते हैं इसको, दोहरे दंड से मुक्ति। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि घर में आपने मान लीजिए कि चोरी किए और माता जी 2 थप्पड़ लगाए। ठीक है, एक बात तो सजा मिल गया, और शाम को आपके पिताजी आए, पूछा क्या बात है भाई, पैसा चोरी किया था। अब आपके पिताजी भी मार रहे, तो ये एक ही क्राइम के लिए मम्मी भी मार रही है और पापा भी मार रहे, तो ऐसा नहीं है। हमारे देश के कानून में आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 2 में लिखा हुआ है कि दोहरे दंड से मुक्ति दिया गया। और जो ये आपके यहाँ आर्टिकल 20 का 3 क्लोज नंबर 3, इसमें साफ कहा गया है, इसमें यह कह दिया गया है आपका कि किसी भी व्यक्ति को खास करके ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए या उसे जबरदस्ती उसके दबाव देकर उसका जुल्म कबूल नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, उसका जुल्म कबूल नहीं करवाया जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, और ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं पॉलिटी को, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फिर से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखो समझो। परमादेश, ठीक है, परमादेश, और एक है आपके पास परमादेश लेख न केवल न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध उपलब्ध है, न्यायिक अपराधियों के लिए उपलब्ध है, बल्कि यह कार्यपालिका के अधिकारियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो यह है। दूसरा प्रतिषेध, ये जो आपके पास परमादेश और ये जो प्रतिषेध है, ये इसको हम लोग मेंडामेंट्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रतिषेध है इसे हम लोग प्रिवेंशन कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या काम करती है कि मौलिक अधिकारों को संरक्षण करने के लिए, प्रोटेक्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूल अधिकार को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग क्या जारी करती है, रीट जारी करती है। और रीट की जो संख्या होती है बच्चा, उसकी संख्या होती है कितना, 5। उसी 5 रीट से यह सवाल है, बोल रहा है प्रतिषेध लेख केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है या किया जा सकता है। तो बता सकते हैं कि जो परमादेश लेख है न केवल न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध बल्कि यह कार्यपालिका के अधिकारियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, अब सवाल अगर आप अच्छे से पढ़ें, रीट कितने प्रकार के होते हैं, रीट 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए एक तो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, एक होता है आपके पास परमादेश, परमादेश, एक होता है आपके पास उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और एक आपके पास, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, कौन? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ओके, और आर्टिकल जो आपका 213 है उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, और एक आपके पास है प्रतिषेध। ये वाला प्रतिषेध, प्रीहिम्सन जिसको कहते हैं प्रतिषेध। ओके,
और एक होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अब आप लोग यहां से क्या इसका अर्थ निकालेंगे? सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ये सबका अर्थ क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट किन परिस्थितियों में, यहां तक याद रखिए, रीट हमारे देश में हाई कोर्ट भी जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, ठीक है। और ये 5 प्रकार के रीट होते हैं। रीट क्या है? एक प्रकार का आदेश होता है। यहां पर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, लेकिन यहां लिखा है कि जो परमादेश है इसमें किस प्रकार का आदेश होता है? ना केवल न्यायिक अधिकारी, जुडिशरी जो अथॉरिटी है, जुडिशरी जो ऑफिसर्स हैं उसके विरुद्ध उपलब्ध है, बल्कि यह कार्यपालिका के अधिकारियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है, ठीक है। कार्यपालिका के अधिकारियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। फिर बोला कि प्रतिषेध लेख जो है केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इनमें से कौन सा कथन सही? ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर जो बात आपको बताया है, ये जो आपका परमादेश है ये किसके लिए खिलाफ जारी होता है? ऐसा परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देते हैं? सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, ठीक है। किसके खिलाफ? ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति उच्च पद पर बैठा है, हाई पोस्ट पर, कोई भी व्यक्ति उच्च पद पर बैठा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा, अपने ड्यूटी को सही से नहीं निभा रहा है, तो उसके अगेंस्ट ये रिट जारी हो जाता है और पूछा जाता है कि भाई आपने ऐसा क्यों काम नहीं किया था, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि भैया हमारे देश का जो एसपी है, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उनको देखरेख करना। आप वहां पर एफआईआर दर्ज करने गए हैं और वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं अपने पद पर जो बैठा है उस पद क्या कर रहा है? ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा, निभा नहीं रहा। तो परमादेश का कहीं ना कहीं ये अर्थ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या बन जाएगा आपके पास? 1 और 2। प्रतिषेध जो होता है ये आपका जुडिशरी और जो हाफ जुडिशरी है, अर्ध न्यायिक है, उनके खिलाफ ही जारी होता है। वेरी गुड, तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और यदि आपके पास पॉलिटी की अच्छी समझ है तो आपको आएगा, अन्यथा आपको दोबारा एक बार पढ़ने की जरूरत है। देखो प्रैक्टिस करो तो आप बस ये देखो नहीं कि आपका आंसर कितना से हुआ, ये देखो कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। दूसरा, यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, इसका मतलब है कि आपको उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो चलो बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन क्या है इस बार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो स्टेटमेंट दिया गया है इस पर थिंक करना है। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर यह डिस्क्राइब नहीं है कि राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण उपलब्ध कराएगा, ठीक है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। और अगर दूसरे की बात किया जाए कि संविधान में यह उल्लेख है कि राज्य यदि किसी वर्ग को नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करना चाहता है तो वह मात्र पिछड़ा वर्ग है, तथा ऐसा तब किया जा सकता जब उस वर्ग का राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान रखिएगा, पहली बात कि पद उन्नति में, किसमें? पद उन्नति में जो अगर आपको किसी पोस्ट पे जाना है तो उसमें इंदिरा साहनी बनाम जो मामला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें साफ कह दिया गया कि पदों के उन्नति में चाहे वो आप क्या हो, शेड्यूल कास्ट के हो या शेड्यूल ट्राइबल हो, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आपको रिजर्वेशन तो दिया जाएगा लेकिन पदोन्नति में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, तो स्टेटमेंट ये आपका गलत हो गया, ठीक है। आप आर्टिकल 16 का क्लोज नंबर जब आप 4 पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट आपको पता चल जाएगा। दूसरा, संविधान में उल्लेख है कि राज्य यदि किसी वर्ग का नियुक्ति हो, पदोन्नति में आरक्षण ओनली फॉर ओबीसी वर्ग, ऐसा थोड़ी है ओबीसी वर्ग को यह स्पेशल दिया जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ना तो 1 और ना 2, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके पास कहने का मतलब कि कौन सा कथन सत्य है, एक भी कथन सत्य नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी फॉर डॉग, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं ना। जब हम 4 की बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखो, अगर आपको अपने तैयारी पे जरा भी डाउट है तो आप रिवीजन करना शुरू कर दें, ठीक है। आज के समय में वो क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आ रहे हैं जो वन लाइनर पॉइंट के थे, थोड़ा क्वेश्चन का नेचर बदल गया है, और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलो, और देंगे भी तो तुक्के मारेंगे, लेकिन एग्जैक्ट आपको बताना है। शुरू करें। आइए, क्वेश्चन क्या है इस बार, आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा संविधान संशोधन जिससे 9वीं अनुसूची में कोई नियम जोड़ा जाना है, उसे इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो, उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको पता होगा कि हमारे देश में साफ साफ लिख दिया गया है, अगर मैं ज्यादा नहीं जाऊं तो एक आपका मूल अधिकार यही पढ़ लीजिए, मूल अधिकार, ठीक है। और ये मूल अधिकारों में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या इंफॉर्मेशन देता है कि संसद, पार्लियामेंट या विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्यों में होता है, के द्वारा कोई कानून बनाया गया। हमारे देश में कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट, ये पूरा देश के लिए बनाएगा। और विधानसभा, जैसे मान लीजिए हरियाणा विधानसभा, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के लिए कानून। और ऐसा कोई कानून बनाए, ऐसा कोई कानून बनाए जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल जो ढांचा है, उसको वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? तो आपको पता होगा केशवानाथ भारती बनाम केरल राज्य का मामला स्पष्ट कर दिया गया है कि मूल अधिकार के मामला हो या बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो, यदि उसको कोई भी टच करता है तो आप तुरंत, ऐसा लग रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 13। और इतना ही नहीं है, आर्टिकल 13 में साफ लिखा हुआ कि इसको अगर रिव्यू किया गया इस कानून को, तो आर्टिकल 13 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट इस कानून को क्या कर देगी? समाप्त कर देगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ये तो सत्य पूछ रहा था, ट्रू कौन सा है? ये बोल रहा है कि चुनौती नहीं दिया जा सकता। अरे भाई, चुनौती दिया जा सकता है। अगर कानून गलत बना है तो हम लोग तो सीधा उसको डिलीट करा लेंगे या समाप्त करा लेंगे, ठीक है। ये ऐसा संविधान जिसमें 9वीं अनुसूची में कोई नियम जोड़ा जाना, उसे इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है, संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन बिल्कुल दिया जा सकता है, चाहे वो 9वीं का संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी हो, आप जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 13 में यदि संसद, यदि विधानसभा कोई कानून बनाता है और मूल ढांचे को या संविधान का या मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो आर्टिकल 13 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट उस कानून को समाप्त कर देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए इसके लिए थोड़ा तैयारी करने की जरूरत है। और अगर आप मान के चलिए कि अगर आपके पास बहुत अच्छा कोई भी किताब या नॉलेज है, या आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे मेंटोर के साथ जुड़े, ताकि आपका कहाँ कंसेप्ट क्लियर करना इस बात को बता सके। चलो देखो, बहादुरी उसमें है जब आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, ये नहीं कि सर मुझे ये आ रहा है, ये आ रहा है। जो आपको आता है उतना में आपकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है कि नहीं? लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि अब आपको पढ़ने की उतनी जरूरत तो नहीं है, लेकिन अभी तक आपको सीखने की जरूरत है। तो चलिए, क्वेश्चंस क्या कहता है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये आपका पेयर जो बनाया गया है बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है, गलत किसको मिला दिया गया, ठीक है। तो चलो गलत किसको मिला दिया देखते हैं। ये लिखा हुआ विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। हमारा जो थॉट है, ये कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, अभिव्यक्ति, राइट टू स्पीच की जो स्वतंत्रता है, क्या इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है? अरे भाई, आपको पता होगा कि हमारे देश का जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम, कौन सा आर्टिकल है मेंशन है? आर्टिकल है 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, राइट। और आर्टिकल 19 का ए, कौन सा? 19 का ए जब आप पढ़ेंगे
तो आपको वहीं पर आपको मिल जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता भी आपको मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी में आपको मीडिया आ जाता है, मीडिया आ जाता है, इसी में आपका यूट्यूब आ जाता है, इसी में आपके पास ट्विटर अकाउंट जिसका नाम आजकल एक्स के नाम से जाना जा रहा है, कैपिटल एक्स, इसी में आप मतलब सोशल मीडिया भी आपको इसमें आ जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है ना। ये पूछ रहा है कि गलत, रॉन्ग पकड़ना है। उपासना की स्वतंत्रता, उपासना का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता। क्या आपको पूजा पाठ करने की जो स्वतंत्रता दिया गया है, इसमें सिखों द्वारा कृपाण रखना एवं उसमें पहनने की स्वतंत्रता भी शामिल है। बिल्कुल, उनका कल्चर है। आपको पता होगा कि हमारे देश में जो आर्टिकल 25 है उसमें कहा गया उपासना अपने रीति रिवाजों का मानने का पूरा पूरा अधिकार, उनको पगड़ी बांधने का, कड़ा रखने का, छुरा रखने का, ठीक है। और उसके अलावे आप देख सकते हैं कि 5 चीजें उनके लिए, कंघा रखने का उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उनका राइट्स है, तो बिल्कुल सही इसमें शामिल है। ये भी सही है, ये भी सही है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें वृत्ति बिल्कुल शामिल है, व्यवसाय ये भी शामिल है, कारोबार शामिल है, शामिल है, बिल्कुल शामिल है। समानता का अधिकार, इसमें प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी शामिल है, ये गलत है। प्राकृतिक न्याय मतलब नेचुरल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचुरल की बात अगर करा तो ये बिल्कुल आपका क्या है। देखो ये जो आपके पास ये है ना स्वतंत्रता का अधिकार, तो जब हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार में, तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता का अधिकार में सारा कुछ आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ये जो आपके पास समानता वाला जो है आपके पास, इसमें प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी शामिल है, तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। लो, इस क्वेश्चन का यदि आप आंसर दे देते हैं तो चलो ठीक है, समझते हैं कि भाई क्या इसका आपका रोल है। आइए, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अभी देखो इसमें स्टेट कथन है और कारण, इसको थोड़ा सोच के आंसर देना पड़ता है। ऐसे जब सवाल आते हैं तो दिमाग का दही हो जाता है। ये तब होता है जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आंसर नहीं दे पाएंगे। आप क्या करते हैं, वन लाइनर लूसेंट पकड़ लिए या और कोई बड़े वन लाइनर रख लिए, ठीक है भाई। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। लेकिन पेपर, हाँ ठीक है, बोल दिया गया कि मूल अधिकार कितने हैं तो आंसर आ जाएगा 6। अगर ये बोल दिया जाए कि मूल अधिकार का विशेषता क्या है तो थोड़ा प्रॉब्लम आने लगेगी, फीचर्स आने लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो सवाल ये है विधि के समक्ष समता, ठीक है, ठीक है। विधि के समक्ष समता का मतलब ये हुआ इक्वलिटी ऑफ लॉ, कानून के नजरों में बराबर। तो विधि के समक्ष समता का सिद्धांत का अर्थ है कि समान परिस्थितियों के अंतर्गत न्याय प्राप्त करने की क्षमता, ये स्टेटमेंट है। इसका रीजन क्या दे रखा है कि प्राकृतिक या परिस्थितियों से सभी लोग समान नहीं होते। प्राकृतिक या परिस्थितियों से सभी लोग समान नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन पूछ रहा है ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। आर ए की क्या है? सही व्याख्या है। ए तथा आर सत्य, लेकिन आर नहीं, बिल्कुल याद रखिएगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमें इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि सर ऐसा क्या है। देखिए इस बात को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जब ये क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, ये स्टेटमेंट जब आ जाए तो हालत खराब। देखो इसका क्या मतलब है, आपने मूल अधिकार बहुत बार पढ़ा होगा और उसमें एक आर्टिकल है, उसे हम लोग बोलते हैं समता का अधिकार। ये इसका हिंदी नाम है समता का अधिकार। इसे हम लोग इंग्लिश में राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। इक्वलिटी का मतलब यहां पर मैंने वर्डिंग जो लिखा वो लिखा है समता, ठीक है। आप बोलचाल की भाषा में क्या इसको बोलते हैं? समानता। यही आप मार खा जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो किताब बनाए जिसको संविधान कहा जाता है, उस किताब का कोई भी पेज में आप जाएंगे तो समानता शब्द नहीं लिखा हुआ है। समझने के लिए हम लोग समानता लिख लेते हैं, ठीक है। हर एक जगह का अलग अलग वर्ड होता है, हर एक जगह का अलग अलग भाषा होता है। यूपी की भाषा अलग है, हरियाणा की भाषा अलग है, झारखंड की भाषा अलग है, बंगाल की भाषा अलग है ना। हम लोग क्या करते हैं कि चाय पीते हैं, लेकिन बंगाल में ना ना बंगाल की भाषा चाय खाबो, वो लोग खाबो बोलता है। अब बताओ चाय खाने का चीज तो है नहीं। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा समता का अधिकार जो दिया गया है, और ये दिया गया आपको आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। एक अब नंबर है आपके पास कि आर्टिकल जो 14 है, कौन सा? आर्टिकल 14। इसमें क्या लिख दिया
एक तो बोल रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता बोल दिया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। एक वर्ड है आपके पास कानून के समक्ष समता, ठीक है, और एक है कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। ये दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉ बोल सकते हैं। हाँ, तो ये वर्ड याद रखना है। ये वाला जो शब्द है कानून के समक्ष समता, ये ब्रिटेन से लिए हम लोग। कहां से लिए? ब्रिटेन से। और ये जो वर्ड है आपके पास, ये हम लोग कहां से लिए हैं? यूएसए से। इसमें साफ लिखा गया है हम आपको समानता का अधिकार तो देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्राकृतिक रूप से कई व्यक्ति, नेचुरल रूप से कई व्यक्ति, उनके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिसको परिस्थितियों में सभी लोग समान नहीं होते, ठीक है। अगर असमान है तो हम आपसे डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं, भेदभाव भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? और इसका सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए कोई कमरा भरा हुआ है और सब ने फीस दे दिया है, एडमिशन करा लिया है, लेकिन कमरे में सीटों की संख्या 50 है और बच्चे आगे मान लो 51, ठीक है। अब आप सोच सकते हो, अब 51 बच्चा में एक चीज और कंडीशन, जो 51 नंबर का बच्चा वो हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, उनका पैर से वो चलने में असमर्थ है। अब ये बताइए कि हमें सबसे पहले सीट किसको देना पड़ेगा? तो उस दिव्यांग को देना पड़ेगा। अब वहां पर आप क्वेश्चन उठा देंगे, कह रहे सर हम भी तो पैसा जमा दिए, हमें क्यों नहीं सीट मिला? तो मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो परिस्थितियां था उसके अनुसार उसको पहले प्रेफरेंस दिया। इसको बोलते हैं परिस्थितियों के अनुसार हम आपको देंगे, ठीक है। इसका ये मतलब मत समझो कि सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा। इसका सीधा अर्थ ये यार कि एक लड़का है जिसका उम्र है 10 वर्ष, एक लड़का है जिसका उम्र है 18 साल, दोनों ने मर्डर कर दिया, तो क्या दोनों को सजा बराबर मिलेगा? नहीं, समता का अधिकार यहाँ पर ये नहीं करता। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये बच्चा है, इसको बाल सुधार घर में भेजा जाएगा और इसको जैसे आपका भारतीय दंड संहिता सजा देता है वैसा करेंगे। तो समता का मतलब ये नहीं कि सबको बराबर समानता का अधिकार। यहाँ लिख दिया गया प्राकृतिक या परिस्थितियों से सभी लोग समान नहीं होते हैं, ये बात सही है, इसके अनुरूप ही आपको दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। अब आप क्या सीखें क्वेश्चन से? क्वेश्चन आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहा है कि आपको अपने चैप्टर पे कितनी पकड़ है ना? क्या आप आंसर दे पा रहे हैं, क्वेश्चन का नेचर समझ पा रहे हैं? चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका? ये है सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई क्या बोला है कि संविधान द्वारा शोषण के विरुद्ध, है ना, अगेंस्ट बिफोर एक्सप्लेनेशन बोलते हैं इसको, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये जान जाओ कि ये कौन सा फंडामेंटल राइट्स में है, याद रखिएगा। इसमें बोलते हैं आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक, है ना। पहली बात कि सर शोषण क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, एक्सप्लेनेशन क्या होता है ये याद होना चाहिए। देखो, बलात् श्रम, अब इतना खतरनाक वर्ड दे दिया तो आप सिर से उड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा बोल दिया मानव की अवैध तस्करी का प्रतिषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी बोलते हैं, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार। देखो भाई, अल्पसंख्यक की जब भी बात आ जाए, माइनॉरिटीज की जब भी बात आ जाए, तो आर्टिकल 29 और 30 काम करेगा यहाँ पर, ये दवाई। हाँ, कारखाने एवं खानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, बिल्कुल, ये है आर्टिकल 24, ये वाला है आर्टिकल 23 और ये भी है आपको आर्टिकल 23, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। अगर आपने आर्टिकल 23 पढ़ा है, आर्टिकल 24 पढ़ा है, तो आंसर दे पाएंगे कौन कौन सा सही हो गया। तो देखो, पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है, और चौथा सही है। क्या कहीं पर आपको नजर आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में यहाँ लिख दिया अस्पृश्यता का उन्मूलन, फिर बलात्कार मानव की तस्करी पर प्रतिषेध। अब यहाँ पर देखिए प्रतिषेध लिखा हुआ, और एक है आपके पास कारखाने और खाने में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनेगा? एक आना चाहिए, दो आना चाहिए और चार आना चाहिए, ठीक है। तो कहीं पर आपके पास नजर आ रहा है, देखो 2 3 4, 2 3 4 में नजर नहीं आ रहा, 2 है और क्या है 4, 3 गलत, 3 मेंशन कर दिया, ये सीरीज गलत हो गया, आंसर सोच कर देना था इसका। 1 और 3 ये तो ऐसे ही गलत हो गया, 1 और 4, 1 और क्या 4, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 और क्या 2। तो ये जो आपके पास ऑप्शन बनाए गए हैं यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए था 1 2
और 4, यहाँ भी ऑप्शन या तो ये गलत मेंशन कर दिया गया तो इसको काट दीजिए, ठीक है। तो आंसर आपके पास ए बनाएंगे। यहाँ मिसिंग ये रखा है, यहाँ पर तीनों आंसर सही है। ये पूछ रहा था अच्छा यहाँ नहीं पूछा, सॉरी नहीं बोला है ना, तो जब नहीं है तो नहीं में आपके पास क्या आंसर आ जाना चाहिए, तो याद रखिएगा नहीं का आंसर में आपको देना है अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण का अधिकार। कौन सा नहीं इसमें आता है, बाकी तो सभी आ जाते हैं, तो ये दोनों का दोनों आपके पास इसमें नहीं आता, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या बन जाएगा आंसर। एक तो आपके पास क्या बनेगा, ये 2 नंबर का, और उसके बाद एक ना 3 नंबर का, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपसे आर्टिकल ये आ जाए, कौन सा 23, जब हम 23 की बात करेंगे, और एक आपके पास क्या 24, एक वर्ड इसमें क्या लिखा हुआ था, ये वाला बलाश्रम, फोर्स देकर, लेबर फोर्स आप कह सकते हो, किसी को बलपूर्वक आप काम नहीं करा सकते हैं। इसका मतलब एक लाइन याद रखो, जिस वर्ड में नो बोल दे कोई व्यक्ति कि मैं ये काम नहीं करूंगा, और सामने वाला ने जहां नो वर्ड बोला और फिर भी वो जबरदस्ती वो काम कर रहा है, तो आर्टिकल 23 का एक्सप्लेनेशन माना जाएगा, ठीक है। अब मैं इतना एग्जांपल बताऊंगा तो कॉपी भर जाएगा, तो कौन सा वर्ड होना चाहिए, नो। यदि आपको करने की इच्छा नहीं है, इच्छा के विरुद्ध अगर आप काम कर रहे हैं, तो आर्टिकल 23 का उल्लंघन हो रहा है, भले ही आप किसी का पति हो, भले ही आप किसी का पत्नी हो, या भले ही आप किसी का बेटा हो या बेटी हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन लो। क्या है भाई क्वेश्चन का, ले देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। ये जो आपके लिख रखा है ये रीट कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, रीट। रीट कितने होते हैं, 5, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। कौन सा आर्टिकल में, 32 में। कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। आ जाओ, एक है परमादेश, एक है अधिकार परीक्षा, और एक है प्रतिषेध। आपको मैच करना है, सही मिलाना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सार्वजनिक कर्तव्यों का न निभाना, गलत, तो इसको मिलाओ भाई, किस कौन सही मिला हुआ, कूटों की सहायता, सही उत्तर पकड़िए, ठीक है। सही मतलब इसके आगे ये सही बिल्कुल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लो, परमादेश, विधि के विरुद्ध किसी को रोकना, अधिकार परीक्षा, लोक कार्यालय में अनाधिकृत तरीकों से ग्रहण करना, और एक है आपका प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध। अब सवाल यह कि सहायता से, कूट की सहायता से सही उत्तर पकड़िए, तो एक ही नजर आ रहा है आपके पास। अगर आपसे पूछा जाए अधिकार अधीनस्थ न्यायालय के सुधार संबंधी निर्देश, तो ये आपके पास जो अधिकार परीक्षा है इसको आपको याद रखना है। तो इसका सबसे कंडीशन में आपके पास अगर आ जाए, तो ये मिलाने की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये जो आपको दिया गया 3 4 1 2 2 1 4 3 3 1 4 2 2 4 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैच कर दीजिए, मिलाइए। पहला नंबर पे है अधिकार परीक्षा, किससे मिल जाएगा, तो अधिकार परीक्षा का मतलब है लोक कार्यालय में, ठीक है। दूसरे नंबर पे किसको मिला दिया जाएगा, प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब रोकना, अधीनस्थ न्यायालय में। और परमादेश का मतलब है सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करना, तो बी का आपका 1 हो जाएगा। और बंदी प्रत्यक्षीकरण, विधि के विरुद्ध किसी को रोकना, ठीक है। मिलाइए, ए का 2, बी का आपका क्या बन गया 1, सी का 4, सी का क्या 4, और अगर बात करें डी का, तो डी का आपका बन गया 3, डी का 3, ठीक है। 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3। अब इसमें 2 1 4 3 कहाँ है, 2 1 4 3, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, 2 1 4। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो रीट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रीट को याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन आपको देते हैं बच्चा, और देखते हैं कि आपने कितना तैयारी आपने किया है, लो, ठीक है। जहां तक सशस्त्र सेनाओं का संबंध है, आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स का नाम सुने होंगे, मिलिट्री फोर्स, सशस्त्र है तो मिलिट्री बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं, ठीक है। सशस्त्र सेनाओं का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार सभी को उपलब्ध नहीं है, केवल सशस्त्र सेनाओं को उपलब्ध है, अन्य सेनाओं को नहीं है। केवल थल सेना अध्यक्ष को स्वविवेक से उपलब्ध हो सकते हैं, केवल संसद द्वारा बनाई गई विधि से उपलब्ध हो सकती है, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट्स में भरिए,
ताकि मैं देख सकूं कि आपने अभी तक किसका किसका कमेंट्स किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जिस बच्चे का उत्तर सही होगा अगले क्लास में उनका नाम बहुत अच्छे से लिया जाएगा कि भाई एक आप में है जो अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।